सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है जिसमें हम नव साम्राज्यवाद पर चर्चा करने वाले हैं, नियो इंपीरियलिज्म पर चर्चा करने वाले हैं, विशेषकर भारत के संदर्भ में इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से देखेंगे। ठीक, तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, ठीक, और क्यों इस पूरे मामले को अब मीडिया में जोर शोर से उठाया जा रहा है। ठीक, तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल और हम यहाँ मूल्यांकन पर लगातार उन मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं सामान्यतः जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर गहराई से चर्चाएं नहीं की जाती। आज हम नव साम्राज्यवाद पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, प्रधानमंत्री कार्यकाल के आज पूरे 12 साल हो गए और इन 12 सालों में कैसे मोदी सरकार ने जो भारत है, ठीक, उसे अमेरिका के उपनिवेश बनाने की दिशा में जो प्रक्रिया चला दी है वो आखिर कहाँ पर जाकर खत्म होने वाली है। तो नव साम्राज्यवाद को देखने वाले हैं और भारत, जिसके बारे में अभी चर्चाएं आम हैं कि भारत धीरे धीरे अमेरिका का उपनिवेश बन रहा है, इसके क्या मायने हैं और ये इसके क्या नुकसान आगे चलकर भारत को भोगने पड़ेंगे। ठीक, कई सारे प्रश्न हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे लेते हैं और आपके सामने इस पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं कि भारत में आखिर मोदी सरकार जो कर रही है उसके क्या परिणति आगे चलकर हो सकती है। ठीक, तो दर्शकों, साम्राज्यवाद को तो आप जानते होंगे, नव इंपीरियलिज्म को तो आप जानते होंगे। एक जमाना था जब पश्चिमी देश, जो विशेषकर ताकतवर देश थे, वो दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया करते थे, सीधे अपनी सेना भेजकर कब्जा कर लिया करते थे और उस देश को अपना उपनिवेश या कॉलोनी बना लिया करते थे। ठीक, इसे उस दौर में इंपीरियलिज्म कहा जाता था, साम्राज्यवाद कहा जाता था। और फिर उस देश के जिस पर वो कब्जा करते थे अपनी सेना भेजकर या बाकी अन्य माध्यम से, उस देश के जो संसाधन होते थे अपने फायदे में उनका उपयोग करने लगते थे। ठीक, लंबे समय तक यह साम्राज्यवाद का दौर चलता रहा। भारत भी अंग्रेजों का साम्राज्यवादी मॉडल के तहत लगभग लंबे समय तक अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे। भारत के संसाधनों का दोहन वो अपने हितों में करते रहे। फिर हमने देखा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया, वैश्विक जो ग्लोबल सिनेरियो है वो चेंज हो गया और सीधे तौर पर कोई देश दूसरे देश पर अब अपवादों को छोड़कर कब्जे नहीं करते। लेकिन अब जो दौर है वो है नव साम्राज्यवाद का दौर है, नियो इंपीरियलिज्म का दौर। ठीक, ये जो शब्द है नियो इंपीरियलिज्म, ये कई बार चर्चाओं में आता रहता है कि कैसे जो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी देश हैं, वो दूसरे देशों में लगातार हस्तक्षेप करते रहते हैं, पर यह हस्तक्षेप जो रहता है वो बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं रहता। लेकिन इस बार जो हम नव साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। अभी तक पश्चिमी देश भारत में तमाम सारी तरह से हस्तक्षेप करते रहते थे, मानवाधिकार के नाम पर, संस्कृति के नाम पर और अन्य मानव पर अब सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के दौरान सीधे तौर पर भारत के महत्वपूर्ण निर्णय सीधे अमेरिका के द्वारा लिए जा रहे हैं और भारत सरकार उन पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही, वो मान रही है सर झुकाकर। इस तरह का साम्राज्यवादी दौर भारत में पहले नहीं था। पहले भी सरकारें थी, वो अंग्रेजी दबाव, अमेरिका के दबाव में रहती थी, लेकिन फिर भी अपने निर्णय खुद ही लिया करती थी। इस समय जो हालात हैं मोदी सरकार के बेहद दयनीय बने हुए हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका से राजदूत सर्जियो गौर भेजे गए वो तो भारत में गवर्नर जनरल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं और सारे फैसले जो भारत के समय हो रहे हैं वो व्हाइट हाउस से या रूजवेल्ट हाउस से, यानी भारत का दूतालय अमेरिका का, उससे सीधे तौर पर लिए जा रहे हैं, सीधे आदेश निकाले जा रहे हैं और सरकार सर झुकाकर उन्हें मान रही है और बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस तरह का जो कमजोर दौर है भारत के राजनीतिक इतिहास में, आजादी की बात कभी भी नहीं था। तमाम सारे प्रधानमंत्री बने पर कोई भी इतना कमजोर स्थिति में नहीं था कि सीधा व्हाइट हाउस आदेश देता हो और यहाँ मान लिया जाता हो। ठीक है, अमेरिका का हस्तक्षेप चलता था भारत की राजनीति में, पर ऐसा नहीं था कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहे उनमें से कोई भी मोदी के अलावा सीधे सर झुकाकर अमेरिका के आदेशों को मानता रहा हो और सारे आदेश अमेरिका से निकल रहे हो। ऐसा दौर तो कभी नहीं था। ठीक,
तो ये जो स्थिति है इसे अब नव साम्राज्यवाद कहा जा रहा है, और इस स्थिति को ये भी कहा जा रहा है कि भारत को धीरे धीरे अमेरिका का उपनिवेश बनाया जा रहा है। और इस बात को कहने के लिए कुछ तर्क और प्रमाण भी दिए जा रहे हैं। तो हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे और इससे आगे चलकर क्या घटने वाला है, भारत किन दिशाओं में जाने वाला है, इस तरह के गंभीर प्रश्नों को भी यहाँ पे लेते हैं। ठीक, तो दर्शकों, साम्राज्यवाद तो आप जानते होंगे, इसकी मैंने अभी आपके सामने व्याख्या कर दी। मतलब अब नव साम्राज्यवाद में दूसरे देश सेना भेजकर कब्जा तो नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य जरिए किसी दूसरे देश को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक, मोदी सरकार के आज पूरे 12 साल हो गए, और इन 12 सालों में कैसे हमने देखा कि आज जो स्थितियां हैं बेहद गंभीर हैं, और भारत अमेरिका के बेहद खतरनाक दबाव में है। एक दबाव तो क्या कहिए, सीधा उपनिवेशी बन चुका है। सारे बड़े फैसले व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं, ये आरोप इस समय लग रहा है। ठीक, तो ये नव साम्राज्यवादी स्थितियां कैसे बन गई, किन कारणों से बन गई, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। कि सरकारें इससे पहले भी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और भी सरकारें रहीं। अमेरिका लगातार भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता रहता था, पर इतने बुरे हाल तो किसी के भी नहीं थे। ठीक है, सरकारें दब भी जाती थी, झुक भी जाती थी, एक दो मुद्दों पर कंप्रोमाइज भी हो जाता था, पर ऐसा नहीं था कि भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक निर्णय सीधे व्हाइट हाउस से लिए जाते हों और आदेश निकाल दिए जाते हों कि तुम तेल खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, डील करोगे, नहीं करोगे, मानना है, नहीं मानना है। ऐसे सीधे आदेश, ब्लंट जो ऑर्डर हैं, ये निकाले जाते हों और भारत की सरकारें मानती हों, ऐसे हालात पहले नहीं थे। ठीक, और यह भी बता देता हूं कि 2024 के पहले तक तो मोदी सरकार के भी इतने बुरे हालात नहीं थे कि सीधे व्हाइट हाउस से आदेश निकलते हों, ये मान लेते हों। 2024 के पहले तक, यानी अगर आप मोटा मोटा तौर पर देखें तो बाइडेन के समय तक भी हालात मोदी सरकार के भी इतने खराब नहीं थे। इनफैक्ट वो दौर भी था कि ब्रिक्स में भारत उन देशों के साथ खड़ा था जो ब्रिक्स करेंसी निकालने वाले थे, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए। मतलब अभी कुछ समय पहले तक, 23-24 तक ये बातें हो रही थी कि ब्रिक्स करेंसी निकालेंगे ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए, जिसे डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं। और भारत भी उन देशों के साथ ही खड़ा हुआ था। मतलब तब भी 23-24 तक भी हम अमेरिका से इतने दबे नहीं थे, और हम डॉलर के बहिष्कार वाली टीम में खड़े हो सकते थे और ब्रिक्स करेंसी का समर्थन कर पा रहे थे। मतलब मोदी सरकार इतनी खराब स्थितियों में नहीं थी जितनी में आज नजर आती है। ठीक, ये सब चल रहा था। फिर क्या बोलते हैं, एकाएक देखते हैं तो सरकार पलट जाती है और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं, और उसके बाद मामले बदलने लगते हैं। भारत पर दबाव निर्मित किया जाता है, और भारत फिर सीधा ये कह देता है कि वो डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर की विकल्प वाली जो नई करेंसी व्यवस्था है ब्रिक्स के तहत बनाई जा रही है, उससे बाहर है, वो उसका समर्थन नहीं करता है। तो दबाव बनना शुरू हो जाता है। मोदी के ऊपर जो अमेरिका का दबाव है, ये डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हम ये बढ़ता हुआ देखते हैं। और ये इसकी अगर आप कहें कि कोई एक लाइन कहाँ से ये दबाव बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है, तो वो लाइन है ऑपरेशन सिंदूर। यानी जो कुछ समय पहले क्या बोलते हैं, पहलगांव हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर। और फिर हमें देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पटाक्षेप बड़े अजब तरीके से होता है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान लड़ने मरने की स्थिति में रहते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आता है, वो कहता है कि भाई दोनों के बीच मैंने सीज फायर करवा दिया है, और दोनों से कहा कि अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे तो फिर दोनों के साथ मैं युद्ध व्यापार करना बंद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करता है भारत पाकिस्तान के युद्ध के सीज फायर की। ठीक, तो प्रश्न उठते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है भारत के इस आंतरिक मामले में निर्णय लेने वाला? और होता तो ऐसे ही है, डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की स्थितियां कमजोर होती चली जाती हैं और पाकिस्तान की स्थितियां मजबूत होती चली जाती है। मुल्ला मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप सर पे बैठाना शुरू कर देता है, और भारत का तिरस्कार डोनाल्ड ट्रंप करना शुरू कर देता है। कुछ समय पहले तो भारत को उसने नर्क तक बता दिया था, ये भी आपको पता होगा। और एक बड़ा स्टेटमेंट, जो एक लैंडमार्क स्टेटमेंट है, जो भारत के प्रति अमेरिका की नीतियों में बदलाव को बताता है, वो है क्रिस्टोफर लैंडी, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि भारत
को ये समझना चाहिए कि अमेरिका भारत के साथ वो गलती नहीं दोहराएगा जो 20 साल पहले चीन के साथ दोहराई थी। ठीक, मतलब ये कि 20 साल पहले चीन अमेरिका में गया, अमेरिका की तकनीक सीखी, अमेरिका का ज्ञान विज्ञान सीखा और फिर उसने चीन ने विकसित होना शुरू किया और आज चीन अमेरिका के बराबरी पे खड़ा है और इनफैक्ट कई मामलों में अमेरिका से आगे है। तो इस संदर्भ में वो ये कह रहे थे कि भारत को वो चीन बनने का मौका नहीं देंगे। मतलब अमेरिका अब इस बात को लेके पक्का हो गया कि वो भारत को विकसित नहीं होने देंगे। वो ऐसी नीतियां बनाएंगे कि भारत कमजोर असहाय देश बना रहे और भारत में परेशानियां बनी रहें। ठीक, तो भारत का विकास नहीं होने देना है कि भारत को दूसरा चीन जैसा वो नहीं बनने देंगे। ठीक, उसके बाद हम ये देखते हैं कि टैरिफ लागू किए जाते हैं और एक्सेप्शनली भारत पर डोनाल्ड ट्रंप खौर खाते हुए 50% से ज्यादा का टैरिफ लगा देता है। हालांकि बाद में इस टैरिफ को कम कर दिया जाता है, 18% कर दिया जाता है और उसके बाद एक ट्रेड डील होती है। उस ट्रेड डील में बड़ी अजीबोगरीब नीतियां अपनाई जाती हैं। कहने के लिए तो ये रेसिप्रोकल थी, यानी बराबरी बराबरी पे होने वाली स्थिति बनानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस डील में भारत के सामान पर तो 18% टैक्स अमेरिका लगाने वाला था, लेकिन अमेरिका के सामान पर भारत को 0% टैक्स लगाना था। साथ में भारत का कृषि बाजार भी खुलने की बात हो गई थी, जिस पर कई दशकों से अमेरिका नजर गड़ाए बैठा था। किसी भी प्रधानमंत्री ने उसे खोलने की बात नहीं की थी, पर इस डील में कृषि बाजार को खोलने के भी आदेश दे दिए गए। उस डील में यह भी कहा गया कि भाई आश्चर्यजनक रूप से भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। यह भी सहमति मोदी के द्वारा दे दी गई थी और अब मार्को रूबियो भारत आए हुए, उन्होंने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि अमेरिका से अब भारत 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। मोदी से मिले और भारत सरकार ने की कोई इसमें भूमिका ही नहीं है, वो आके सीधे घोषणा कर देते हैं और सरकार को मानना पड़ता है। जैसे सारे फैसले व्हाइट हाउस से लिए जाते हैं और भारत की अब कोई अपनी खुद की प्रभुत्व संपन्नता नहीं रह गई है, कोई निर्णय लेने की आजादी अब भारत के पास नहीं रह गई है। ठीक, तो ये सीधे सीधे तौर पर हमें ये पूरे घटनाक्रम दिखाते हैं कि भारत के जो फैसले हैं वो व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं और भारत सरकार कोई फैसले नहीं ले रही बल्कि सर झुका के मान रही है। इतना ही नहीं है, अभी भारत का रुपया एक तरफ कमजोर होता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। ऐसे में भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन पर अमेरिका ने दबाव बनाया और अब भारत के बड़े उद्योगपति मिलके 20 अरब डॉलर निवेश करेंगे कहाँ? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। 15,000 से ज्यादा का क्या बोलते हैं वहां पे बताया जाता है कि रोजगार सृजित करेंगे भारत के उद्योगपति। ठीक, तो अंदाज लगाइए कि एक तरफ भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, हमसे कहा जा रहा है सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, खर्चे मत करो। दूसरी तरफ अमेरिका का इतना दबाव है कि बड़ी बड़ी भारत की जो कंपनियां हैं अमेरिका में 20 अरब डॉलर निवेश करेंगी और इससे भारत का रुपया और कमजोर हो जाएगा। वो भारत में, विदेशों में, अमेरिका में जाके व्यापार नौकरियां बनाएंगी 15,000 और भारत में लोगों के लिए परेशानियां खड़ा करेंगी। और ये सब हो रहा है बीजेपी मोदी सरकार के नीचे, क्योंकि मोदी सरकार किन्हीं कारणों से अमेरिका से दबी हुई है, दबाव में है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, और चाहे इजराइल के थ्रू पेगासस और कोई और मामला हो, पर कुछ तो है। 2024 के बाद हमने देखा कि मोदी सरकार के ऊपर, मोदी के ऊपर अमेरिका ने बड़ा गजब का शिकंजा बना लिया है और मोदी एन केन प्रकरण सारे हितों को, भारतीय हितों को अमेरिका के शरणों में गिफ्ट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, जब मोदी सारी बातें मानने लगे अमेरिका की, पेट्रोल भी अमेरिका के हिसाब से लेने लग गए, रूस से लेना बंद कर दिया, तो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे स्कॉट विंसेंट ने अपने एक बयान में कहा कि भारत एक अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर का मतलब अमेरिका की बात भारत मानता है और अमेरिका जैसा कहता है भारत वैसा करता है, रूस से तेल नहीं लेता है। और ये बड़ा गजब का एक पूरा स्टेटमेंट था कि भाई कैसे अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि अब किससे हमें तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना, किस चीज पे साइन करने हैं, किस पे नहीं करने, कृषि बाजार खोलना है नहीं खोलना, 500 अरब डॉलर की डील, भारत हमेशा अमेरिका से सामान खरीदेगा। अमेरिका सीधे आदेश निकाल रहा है और मोदी सर झुकाकर आदेशों को मान रहे हैं, किसी चीज का विरोध भी वो नहीं कर रहे। ठीक, इतने बुरे दौर में हमारी आर्थिक हालातों को मोदी ने पहुंचा दिया है। कारण कुछ भी हो, पर मोदी के ऊपर बहुत भयानक अमरीकी दबाव है और वो किसी भी चीज में निर्णय नहीं लेते, सारे निर्णय अमरीकी भारतीय संबंधों पर
व्हाइट हाउस से लिए जाते हैं और इन्हें मानना होता है। ये मान रहे हैं, ये किसी चीज पे ना नहीं कह रहे हैं। इतने खराब तरीके से भारत के आर्थिक हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया गया है। तो ये तो आर्थिक सूरत हाल है। इसके अलावा भारत की राजनीति में भी सीधे सीधे अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप पहले कभी नहीं था, जैसा हस्तक्षेप अब हो गया है। ठीक, ये भी बड़ा खतरनाक है कि कैसे अमेरिका भारत की सीधी प्रत्यक्ष रूप से अंदरूनी राजनीति में भी हस्तक्षेप करता दिखाई दे रहा है। ठीक, मार्को रूबियो ने कहा कि भाई वेनेजुएला के जो नेता हैं वो भारत का दौरा करेंगे। ठीक, और बताया गया कि भाई जो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर आएंगे। लोगों ने कहा भाई ये बात तो भारत को कहनी चाहिए थी ना, ये मार्को रूबियो ये बात कहने वाले हैं कौन, और ये आदेश कैसे दे रहे हैं? भारत बुलाना चाहता है, नहीं बुलाना चाहता, ये सब तो भारत को तय करना चाहिए और वेनेजुएला को तय करना चाहिए। रूबियो कैसे तय कर रहे हैं? पर अब ऐसा ही होता है, व्हाइट हाउस से आदेश निकलते हैं। भारत के दौरे कौन करेगा, मोदी को कहाँ दौरे करने हैं, इजराइल जाना है युद्ध के पहले, फिलिस्तीन जाना है, कहाँ जाना है, ये सब व्हाइट हाउस से पहले तय हो जाता है। ठीक, और मोदी सर झुकाकर इस पूरे मामले को मान लेते हैं। अब देखते हैं ये जो नए राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, ये अमेरिका के आदेश पर भारत की यात्रा करने वाले हैं और भारत को इन्हें ये एंटरटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी कुछ भी कहने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। इसके अलावा जो भारत के अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, भारत के एनवॉय हैं, यानी भारत के राजदूत हैं जो अमेरिका ने भारत में स्थापित किए हैं, सर्जी गौर। ठीक, अब ये सर्जी गौर वही हैं जिन्हें एलन मस्क ने सांप कहा था। ठीक, और तब ये वहां के अखबारों में छपा था कि कैसे एक सांप भारत का एनवॉय या राजदूत बन गया। सर्जी गौर को सांप से लेकर एनवॉय तक की बात कही गई थी कि ये कैसे स्नेक थे, सांप था और ये एनवॉय यानी भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया गया। सर्जी गौर भारत आते हैं और भारत आने के बाद वो इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड में जाकर प्रेस ब्रीफिंग लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। ठीक, लोगों ने प्रश्न किया कि भाई ये है कौन सर्जी गौर, ये तो अमेरिका के राजदूत हैं, ये कैसे भारत के किसी वेस्टर्न कमान यानी सैन्य मुख्यालय पे जाकर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ब्रीफिंग ले रहे हैं? इन्हें ब्रीफिंग क्यों दी जा रही है? भारत के मनोज कुमार कटियार जनरल लेफ्टिनेंट ने उन्हें ब्रीफिंग दी, क्यों दी? और भारत की सेना में अमेरिका का क्या कौन सा इंटरेस्ट है, और ये सीधे तौर पर कैसे ब्रीफिंग ले सकते हैं? भाई इन्हें कुछ जानना है नहीं जानना, ये भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करेंगे, सीधे जाकर प्रेस ब्रीफिंग ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या क्या घटनाक्रम करा, पूरी जानकारी उनसे ले रहे हैं। ठीक, ये बड़ा अजीब है। इस तरह के हस्तक्षेप भारतीय सेना में अमेरिका के पहले कभी नहीं हुए। ऐसा तो अमेरिका पाकिस्तान की सेना में करता है, पाकिस्तान की सेना अमेरिका के हिसाब से चलती है, सब कुछ अमेरिका के हिसाब से होता है, लेकिन अब ये भारत की सेना में भी होने लगा है। ठीक, सर्जी गौर भारत की सेना से ब्रीफिंग्स लेते हैं और भारत की सेना के लोग ये बताते हैं, और ये सब तमाशा मोदी सरकार होने देती है क्योंकि वो अमेरिका से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और भारत के जो राजनीतिक और सैन्य हित हैं वो भी अब अमेरिका के हाथों में हैं। शायद कल आदेश भी अमेरिका ही देने लग जाएगा। ठीक, ये तो हमारी सैन्य स्थिति रही, अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप जो भारत में हो गया है वो ये घटनाक्रम दर्शाते हैं। इसके अलावा जो भारत की राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है। इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा कि भारत की राजनीति में अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करे। अमेरिका के राजदूत सर्जी गौर गुवाहाटी पहुंच जाते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। फिर हमारे देश के पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब भारत में एक राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका का राजदूत कर क्या रहा है और ये क्यों जा रहा है, और वो भी सत्ताधारी दल के समारोह में जा रहा है, विपक्ष के में तो नहीं जा रहा। हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के क्षेत्र में अमेरिका के कौन से हित हैं, और क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को अमेरिका के कहने पर ही मोदी ने एक बार फिर से असम का मुख्यमंत्री बना दिया है? क्योंकि ऐसा कुछ है, जो अमरीकी हित हैं उन्हें असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के जरिए साधा जाने वाला, और इसीलिए सीधे तौर पर सर्जी गौर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। क्या है, क्या असम में मौजूद वो खनिज संपदा है जिस पर अमेरिका की लंबे समय से नजर थी,
और अब सीधे तौर पर इस पर क्या बोलते हैं, ये कब्जा करना चाहते हैं। और असम की अराजक स्थितियां, असम में हेमंत बिश्वा शर्मा जो अराजक हालात बनाए हैं, उसका लाभ उठाकर अमेरिका यहाँ पे कुछ फायदे निकाल सकता है। ऐसे प्रश्न अब उठाए जा रहे हैं तमाम सारे विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक, तो ये स्थिति है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप यानी व्हाइट हाउस से सीधे बंगाल जीत की बधाई दी जा रही है किसी प्रधानमंत्री मोदी को। अब आप सोच के देखिए कि व्हाइट हाउस को बंगाल में बीजेपी की जीत की चिंता है और वो बधाई दे रहा है, और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। भारत की राजनीति में अमेरिका का क्या हस्तक्षेप, और वो बधाई क्यों दे रहा है, और आखिर अमेरिका बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से ट्रंप को फायदा क्या होने वाला है, किस चीज की बधाई दी जा रही है। विपक्ष की सरकार रहते हुए ट्रंप को कौन सा नुकसान हो रहा था, और बीजेपी की सरकार बनने से बंगाल में अमेरिका को कौन से फायदे होने वाले हैं जिसकी वजह से बधाई दी जा रही है। इस बात पर लेकर अब प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और ये बधाई जो है, इसको लेकर एक ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये जो बधाई है, बंगाल की जीत, असम की जीत, ये अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की मोदी को गारंटी है, और मोदी के द्वारा किए गए तमाम सारे असंवैधानिक कुकृत्य चुनाव जीतने के लिए उन्हें अमेरिका के जरिए जस्टिफाई किया जा रहा है, उन पर मोहर लगाई जा रही है कि अमेरिका ने जब कह दिया कि सब सही है, सब अच्छा है, तो फिर विदेशी मीडिया इसमें कुछ भी बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। एक तरह से मोदी को क्लीन चिट जैसे देनी है, और इसके बदले में मोदी क्या देंगे असम और बंगाल में, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक, ये तो हमारी राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप है जो प्रत्यक्ष रूप से साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारत के बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, उनसे मीटिंग करते हैं सरजी गौर, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, रिलायंस, अंबानी, टाटा, तमाम सारे लोगों से, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब लोग मिलके 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश अमेरिका में करने वाले। तो मतलब भारत के उद्योगपतियों को भी डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें भी अमेरिका में निवेश के लिए बाध्य किया जा रहा है, और ये सब बीजेपी के रहते हुए तमाम सारी चीजें भारत में हो रही हैं, और सरकार मौन है, नरेंद्र मोदी मौन है, और ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझ के करने दिया जा रहा है। कई सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत के अब सारे निर्णय रूजवेल्ट हाउस यानी अमेरिकी दूतावास से लिए जा रहे हैं, या व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं, और भारत के तमाम सारे जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर, हरदीप पुरी, तमाम सारे लोग ये लगातार रूजवेल्ट हाउस जाते रहते हैं, यानी अमेरिकी दूतावास जाते रहते हैं, वहां से आदेश वादेश राय मशवरे के नाम पर लेते रहते हैं। मतलब ये सब चीजें अब अमेरिका तय कर रहा है, अमेरिका के दूतावास से तय हो रही। ठीक, कुछ विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो सरजू गौर हैं, इनकी स्थिति वैसी है जैसे अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो भारत में आते थे और भारत के निर्णयों की निर्णय लिया करते थे। वैसे ही सरजू गौर हैं, ये भी गवर्नर जनरल की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ये उद्योगपतियों से सलाह मशवरा करते हैं, ये सैन्य ब्रीफिंग्स लेते हैं, ये बंगाल और असम में जीत को लेकर खुशी जाहिर करते हैं। सब कुछ अब सीधे तौर पर अमेरिकी हस्तक्षेप के जरिए भारत में किया जा रहा है, और ये जो तमाम चुनावी घोटाले हो रहे हैं, एसआईआर में वोट काटे जा रहे हैं, तमाम सारे काले पीले काम हो रहे हैं, इस पर अमेरिका की एक मौन सहमति दिखाई देती है, मोदी को क्लीन चिट जैसी दिखाई देती है, और बदले में मोदी अमेरिका को कौन से हितों की पूर्ति करवाएंगे, ये तो आने वाला समय बताता है। ठीक, अभी अभी देखिए, ये खबर तो आपने देखी होगी कि मार्को रूबियो सीधे भारत आए, उन्होंने सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि भारत अमेरिका में 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा भारत अमेरिका से। ठीक, अब 500 अरब डॉलर का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा, इसकी बात तो भारत को भी कहनी चाहिए थी। भारत सरकार ने कोई इस पे ना सहमति दी, ना कुछ बोलने तैयार है, ये आदेश है जो वहां से दे दिया गया और सरकार मानने वाली है, और इसके आड़ में भारत के कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया गया है। ठीक, तो इस स्तर पे, इस बड़े पैमाने पे मोदी ने अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप की छूट दे दी है, और अमेरिका जो ये पहले कह चुका है कि वो भारत को चीन जैसा बनने नहीं देंगे, यानी भारत को विकसित नहीं होने देंगे। ठीक, वो भारत में सीधे तौर पर राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक तमाम सारे निर्णय ले रहा है। ये सरकार मौन धारण करके सारे निर्णय मान रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी, मोदी और अमेरिका के बीच कोई एक मौन समझौता हो गया है,
जिसमें मोदी के तमाम सारे काले कारनामे, असंवैधानिक कृत्य, चुनाव लूटने की प्रक्रिया पर अमेरिका ने मौन सहमति दे दी है। बदले में भारत के संसाधनों को लूटने की खुली छूट मोदी ने अमेरिका को दे दी, ऐसा लगता है। ठीक, कम से कम हमें सांकेतिक रूप से तो यही दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये सब खुलेआम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के कृषि क्षेत्र से अमेरिका का निवेश होने वाला है, ये सब अब हमें देखना पड़ेगा। कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन असलियत में हालात इसके विपरीत है। ठीक, हालात इतने गंभीर हैं कि भारत पाकिस्तान से बैकडोर में बात कर रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी दबाव में ये सब हो रहा है, यानी अब अमेरिकी दबाव में हमें पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक, जनरल जी डी बख्शी के भाषा में कहें तो क्या आप लाइन लगाकर बूट चाटने जाएंगे? जनरल जी डी बख्शी ये कह रहे हैं भारत की स्थिति को लेकर के, भारत की स्थिति अब बूट चाटने जैसी हो गई है। ठीक, और ट्रंप की गुलामी की लिस्ट में मोदी का भी नाम आ गया है, ये भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, और भारत अमेरिका की अब कॉलोनी बन गया है, ये भी तमाम सारी न्यूज चैनलों पे कहा जा रहा है। ठीक, तो दर्शकों, हम ये देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में आर्थिक निर्णय, सैन्य निर्णय, राजनीतिक निर्णय और तमाम सारे निर्णय अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं बोल रही है, मुंह में गुड़ जमा के बैठी हुई है। वो लोग आदेश दे देते हैं, तुम्हें पेट्रोल खरीदना है रूस से तो खरीद लेते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं खरीदते। उन्होंने कहा वेनेजुएला से खरीदना है तो वेनेजुएला से खरीद लेंगे, उन्होंने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मिलने आएंगे तो मिल लेंगे। पूरे आदेश वहीं से आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई होगी तो होगी, वो कहते हैं नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक, सारे निर्णय जो भारत के संदर्भ में हैं वो व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं, और सरकार सर झुकाकर इन सारे निर्णय को मानती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, किसी किस्म की मौन सहमति है। गद्दी, मोदी को राजगद्दी इतनी प्यारी है कि अपनी गद्दी पे बने रहने के लिए शायद वो नहीं चाहते कि इमरान खान की तरह ही मोदी का भी हश्र हो, इसलिए मोदी ने एक मौन समझौता कर लिया है। ठीक, कि अमेरिका के साथ सहयोग की स्थिति में रहेंगे, बदले में अमेरिका भारत में मोदी की सत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं वो देता रहेगा। ठीक, ऐसा लगता है यही समझौता है। बदले में अमेरिका को जो भी भारत से चाहिए, चाहे असम और उस असम घाटी में मौजूद तमाम सारी कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स और तमाम मिनरल्स हों, चाहे और भी कुछ हित हों, मोदी ये सब निछावर कर देंगे। ठीक, इस तरह का कोई समझौता हो गया ऐसा हमें लगता है, और इसके खतरनाक परिणामों के लिए तैयार रहिए। आप इस बात को समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मणिपुर में लगातार कई सालों से हिंसा जारी है, असम में लगातार हिंदू मुस्लिम चलाने वाला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में लगातार अशांति बनी हुई है, और वो पूरा क्षेत्र जो है अमरीकी गिद्ध दृष्टि में महत्वपूर्ण है। चीन के साथ उसकी सामरिक स्थिति है, इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में वहां महत्वपूर्ण खनिज यानी मिनरल्स भी हैं, और इन सब पे अमेरिका की कुदृष्टि है। ठीक, आप समझिए। और ये इन पूरे क्षेत्र में अशांति जो है ये ऐसे ही कायम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इन विदेशी शक्तियों के योगदान है। और भारत सरकार जो मणिपुर के मुद्दे पर चुप बैठी है, असम में जो हो रहा है उस पर चुप बैठी है, शायद उसके पीछे अमेरिका के हित छुपे हुए हैं। ठीक, तो इसे समझिएगा कि ये जो अमेरिका कर रहा है, आपको लग रहा होगा अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं है। इसके बदले में भारत में अशांति, अराजकता, एक फांसीवादी पपेट सरकार अमेरिका बना के रखेगा मोदी के रूप में, जैसे उसने कई देशों में किया, और बदले में भारत के संसाधन का दोहन अमेरिका करता रहेगा। ठीक, और भारत की जनता के लिए तमाम सारी परेशानियां बनी रहेंगी। ठीक, ये शायद होने की तैयारियां अब की जा रही। ठीक, और इसके एक दूसरे बड़े वैश्विक प्रभाव भी हैं कि भारत अमेरिका के जितने ज्यादा गोदी में बैठेगा उतना ज्यादा चीन से भारत के लिए परेशानियां पैदा होंगी। देखिए, अभी अभी $500 अरब का सामान अमेरिका से भारत खरीदेगा, ये घोषणा ही हुई है। तुरंत ही चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर महत्वपूर्ण जो मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, डिक्री 834 और 835 ये उसने लागू कर दी,
मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में को लेकर चिंताएं होने लगी। और अब बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण और जो टेक्नोलॉजी है इन क्षेत्रों से संबंधित, उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। वो सब चीजें अब भारत को चीन नहीं देने वाला। ठीक, तो अमेरिका भारत को चीन नहीं बनने देगा, चीन भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ठीक, और भारत के संसाधनों का दोहन अमेरिका करता रहेगा और भारत विकसित भी नहीं होगा, भारत गरीब का गरीब बना रहेगा। और इसके बदले में अमेरिका मोदी की सत्ता यानी पपेट गवर्नमेंट भारत में बनाए रखने में मदद करता रहेगा। ये चलता रहेगा। ठीक, तो आने वाला समय जो है भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा है। ठीक, सीधे तौर पर हम देखें तो अमेरिका सीधे तौर पर भारत को बर्बाद करने के खेल में लगा हुआ है। भारत में जो भी जिस स्तर का भी, बहुत कमजोरी सही, जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी नष्ट करने की तैयारियां अब कर ली गई हैं और भारतीयों के जीवन में आने वाले समय में बहुत परेशानियां होने वाली। ठीक, ये हमें मोटे मोटे तौर पर दिखता है। और सरकार अमेरिकियों को सुविधा देने के लिए सारे काम करती दिख रही है, चाहे लेबर लॉ बदल दिए गए हों, चाहे मनरेगा को बंद करके जी राम जी योजना चलाई गई हो। ठीक, तमाम सारे जो कारण हैं उन सब के केंद्र में अमेरिका के हित कहीं ना कहीं छुपे हैं और अमेरिकी प्रभाव छुपे हुए हैं। और इन्हें समझने के लिए हमें आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि जब अमेरिका का सस्ता कृषि पदार्थ भारत में आएगा तो भारत के कृषि क्षेत्र का क्या होगा, ये देखेंगे। 500 अरब डॉलर का सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, डॉलर कहाँ से आएंगे। भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश करेंगी 20 अरब डॉलर से ज्यादा का, वो पैसे कहाँ से आएंगे, और इन सब के परिणाम स्वरूप रुपया कमजोर होगा। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो भारत में और भारत के आम लोगों के जीवन में महंगाई और परेशानियां लेके आने वाले हैं। पर यह पाठ कथा पर लिख दिया गया है और मुझे लगता है इसे भोगने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि सत्ता में बैठे जो राजा बाबू हैं उन्हें अपनी गद्दी प्यारी है, राष्ट्र हित से ज्यादा अपनी सत्ता प्यारी है। शायद वो नहीं चाहते कि उनका हाल इमरान खान जैसा हो। ठीक, तो ये नव साम्राज्यवाद है जिसमें हमारे देश की सरकार ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सभी हितों को अमेरिका के पैरों में गिरवी रख दिया है और बदले में अमेरिका भारत के संसाधनों का दोहन अपने फायदे के लिए करेगा और भारत में एक पपेट गवर्नमेंट जो अराजक है, वोट चोरी करती है, अनैतिक है, पर उसे बनाए रखेगा। ठीक, शायद यही नव साम्राज्यवाद के तहत किया गया एक मौन समझौता है। ठीक है, इसीलिए तो बंगाल में वोट चोरी करके डांका डाल के बनाई गई सरकार को अमेरिका के व्हाइट हाउस से बधाइयां मिल रही। असम की अराजक सरकार जो निरंतर हिंदू मुस्लिम और तमाम सारे कुकृत्यों में शामिल है, उसे ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मणिपुर में जो आग लगी हुई है उसको लेके भी इन्होंने मौन धारण कर ली है। ठीक, क्योंकि ये भारत को इस सरकार के जरिए लूटने की सोच में लगे हुए हैं। ठीक है, तो दर्शकों, ये नव साम्राज्यवाद है जिसमें धीरे 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 भारत को अमेरिका का उपनिवेश बनवाया जा रहा है। ठीक, और ये प्रक्रिया हमारे सामने घट रही है और सरकार में बैठे लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये सब होने दे रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये पूरा मामला है और मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धि के रूप में हमने ये नव साम्राज्यवाद की स्ट्रीम आज की हुई है कि ये है हासिल महफिल 12 सालों के मोदी राज के शासन का। ठीक, चलिए, तो यहां से इसे हम एंड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और